अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई नशिस्त में इफ्तिखार शराजी का सलाम कबूल कीजिए। और लग तो ये रहा था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की आज़ादी मुकम्मल तौर पर सल्ब कर ली गई है और मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के पास बिलखसूस अब जो आम नौयत के केस हैं, दीवानी मुकदमात, वो लैंड डिस्प्यूट्स हैं, वो कत्ल गारत के या दीगर इसी तरह के झगड़े जो हैं उन्हीं से मुताल्लिक़ अपीलें आएंगी। लेकिन इससे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट कुछ बड़े केसेस बिलखसूस आपको मालूम है कि जो आइनी बेंच बना है, तो अब जो आइनी केसेस होंगे वो तो सारे उस बेंच के सामने जाएंगे और उसमें भी हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर गोया कि किसी जज को बैठने की इजाज़त नहीं है। और इस दौरान हमने देखा है कि जजेस की अपॉइंटमेंट हो, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की उनकी अपॉइंटमेंट हो, या इवन के जजेस का जो इंतखाब है, ये सारे मामलात अब पार्लिमान के हाथ में आ गए हैं। तो लग ये रहा था कि जजेस अब बिल्कुल बेबस हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनी हुई है और बिलखसूस जो जुडिशल कमीशन और फिर उसके बाद जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है कि जो जजेस का फोरम है बुनियादी तौर पे, जहाँ पे जजेस के पास अब स्पेस है कि वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो आज ये अंदाज़ा हुआ है और आपको बताऊँगा कि जब तीसरे नंबर के जस्टिस याह्या अफरीदी को उठा के हुकूमत वक्त ने चीफ जस्टिस बनाया सुप्रीम कोर्ट का, तो ऐसे में जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने गुस्से में आके इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया, वो घर क्यों नहीं चले गए। तो उन्हें मालूम था कि आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ स्पेस अवेलेबल है कि जिसको इस्तेमाल करके हुकूमत वक्त के लिए मुश्किलात पैदा की जा सकती हैं। और वो जो अदलिया को बिल्कुल दीवार से लगाना या उनको बिल्कुल अपना एक इताअत गुज़ार बनाने का जो कॉन्सेप्ट है हुकूमत का, उसके रास्ते में कहीं खड़े हो सकता है। तो आज यही कुछ हुआ। एक तो जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ कि जिसमें एजेंडा यही था कि सिंध में आइनी बेंचेस बनाने हैं, और वहाँ पे भी इत्तेफाक इसी बात पे हुआ क्योंकि वहाँ के चीफ जस्टिस ने तजवीज़ दी कि तमाम जजेस को आइनी बेंच में बैठने का एक तरह से उसकी क्वालिफ़िकेशन हो तो बैठ सकते हैं। तो जो सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस हैं वो आइनी बेंच का एक तरह से मेंबर होंगे और लिहाजा उनको वहाँ पे बिठाया जा सकता है और उनके सामने केसेस लगाए जा सकते हैं। यहाँ मरकज़ में भी सुप्रीम कोर्ट में भी मंसूर अली शाह साहब की यही एक तरह से तजवीज़ थी जब इजलास हुआ, लेकिन हुकूमत वक्त ने उसको नहीं मानना था क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती कि इन बेंचेस आइनी बेंचेस में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस अतर मिनल्ला जैसे लोग बैठे। तो लिहाजा इस तजवीज़ को ऑनर नहीं किया गया, लेकिन ये तजवीज़ सिंध में तस्लीम कर ली गई। लेकिन उससे जो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन नाज़रीन बनी है और जिससे अब हुकूमत के कैंप्स के अंदर एक परेशानी का आलम नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ होगा इस मामले पे, इस मामले को आगे ले जाएगा और इस पे अदलिया एक पोजीशन लेगी। और अगरचे मुल्क के जो नए चीफ जस्टिस है जस्टिस याह्या अफरीदी साहब वो ना भी चाहें तो इन मामलात पे आगे बढ़ना पड़ेगा। और वो है क्या, वो है कि आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ जिसमें चेयरमैन उसके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, और साथ में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक, और फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ साहब, वो उसमें शरीक हुए। और उसमें जहाँ पे जजेस का जो ज़ाब्ता अखलाक है उससे मुतालिक जो आर्टिकल है 209 उसको उसमें कुछ कुछ जो तरमीम तजवीज़ की गई हैं उनके ऊपर डिस्कशंस हुई। साथ में ये भी कि कुछ जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत आई थी, उन शिकायत का भी जायज़ा लिया गया और बाद में देखा गया कि ये नाकाफ़ी शवाहिद है, लिहाजा उन तमाम को खारिज किया गया। और मोर इंटरेस्टिंगली उसमें भी अब तय ये हुआ है कि अब जो शिकायत करने वाले होंगे अगर ना काफ़ी शफायत हुए तो फिर उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। तो हमने देखा कि माजी में तो बहुत सारे जजेस इवन के जो साबिक जस्टिस काजी फैसल साहब उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भी आया था। और आपको मालूम है पर अगर उसको अदलिया ने एक तरह से उस कोशिश को नाकाम बनाया और उसमें ये कहा गया कि ये ज़ाती अनात के ऊपर दिया गया था। लेकिन बहरहाल अब ऐसा नहीं है कि जो कोई शिकायत लेके आएगा तो अगर वो नाकाफ़ी सबूत की बुनियाद पे खारिज तो कर दी जाएगी, लेकिन शिकायत कुनिंदा को भी सज़ा दी जाएगी। तो वो जजेस के जो शायद रूल ऑफ लॉ के साथ जो मेरिट के ऊपर केसों को निपटाना चाहते हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ शिकायत और बिलखसूस गुमनाम लोगों की वजह से या किसी इदारे या हुकूमत की जहाँ टूल बन के कोई करेगा तो फिर उस सूरत में वो शख्स सज़ा से नहीं बच पाएगा। तो अब मेरे ख़्याल में
कोशिश लोगों की ये होगी कि जब वो कोई शिकायत लेके जाएँ जज के ख़िलाफ़ तो उनके पास ठोस और नाकाबिल तरदीद सबूत हों, वरना मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। लेकिन उससे अगली जो इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आज की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में एक और मामला क्या उठाया गया है। आपको याद है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब जब आए थे और बैठे थे बतौर चीफ जस्टिस कुर्सी पे, तो उनके सामने बाबर सत्तार साहब, कुछ 6 जजेस थे हाई कोर्ट इस्लामाबाद के, कि जिन्होंने ख़त लिखा। अगर जो कहा जाता है कि साबिक उससे पहले चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदियाल साहब, उनको भी नोटिस में ये बात लाई गई थी, लेकिन काजी फैसल साहब को तो बाकायदा तौर पे वो ख़त लिख के, वो ख़त जो बाद में मीडिया पे भी मंजर आम पे आया कि जिसमें कहा गया कि किस तरह उनके बेडरूम्स तक कैमरे लगा के, उनकी फैमिली के लोगों को हरासा करके, उन्हें खौफजदा करके, लालच दे के किस तरह बेंच बनवाए जाते हैं और किस तरह मर्ज़ी के फ़ैसले हासिल करने की कोशिश की जाती है। और सब कुछ काम इस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, खुफिया एजेंसी, और ज़ाहिर सी बात है इस मुल्क की खुफिया एजेंसियाँ कौन सी हैं? वो एक MI मिलिट्री इंटेलिजेंस है, ISI है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, और फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो IB। ये खुफिया एजेंसी हैं कि जिनके ऊपर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया गया कि इनके लोग आते हैं और आके उन पर दबाव डालते हैं, उनको खौफजदा करते हैं। और आपको मालूम है इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे शौकत सदीकी साहब, उन्होंने भी यही गिला किया था कि जब वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस थे तो उन पर भी उस वक्त के जो DGC थे जनरल फैज़, वो उनके पास आए और उन पर दबाव डाला बेंच की तश्कील के हवाले से और मर्ज़ी का फ़ैसला लेने के हवाले से, क्योंकि वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग नून के लोगों को सज़ा दी जाए, और उन्होंने इनकार किया। और बाद में उनके खिलाफ रेफरेंस आया साकिब निसार के दौर में, उनको फिर नौकरी से फारिग किया गया। काजी फैसल ने उनको बहाल तो किया, बहाल इस हद तक किया कि उनको रिटायर्ड तस्वर किया जाए और उनको तनख्वाहें और मराहत दी जाए। इससे ज़्यादा उनको इंसाफ नहीं दिया। गोया कि जो उनकी शिकायत थी कि उस वक्त के DGC जनरल फैज़ ने उनके ऊपर दबाव डाला बराह रास्त, उनको नहीं बुलाया गया, बल्कि उनकी जानिब से जो जवाब था वो रात के अंधेरे में वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा के आए थे। और काजी फैसल साहब की ये जुर्रत नहीं हुई थी कि उनको खुली अदालत में बुला के उनसे पूछते कि जो आप पे इल्ज़ाम है आप उसके अपने हक़ में क्या कहना चाहते हैं। तो बहरहाल, लेकिन अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस मामले को टेकअप किया है, जो 6 जजेस का ख़त था, जिसके ऊपर काजी फैसल साहब ने तो मामले को मट्टी पाव कर दिया था, रफा दफा कर दिया था, और कहा यह गया था कि जी उनके सामने तो कुछ ऐसे शवायद नहीं है, या उनको तो इस तरह नहीं किया जा रहा, तो ये पता नहीं क्या है। तो लिहाजा इस मामले पे उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया था और इस सारी कहानी को वो अपनी तरह से ठप करके चले गए थे। लेकिन अब मौजूदा चीफ जस्टिस और इनके नीचे बिलखसूस, और लगता ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने मामला टेकअप किया है, और अब इसको अगले इजलास में भी उठाया जाएगा। वो एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अगला इजलास जल्दी होगा, जिसमें इस मामले को दोबारा टेकअप किया जाएगा। और यकीनी जब टेकअप किया जाएगा तो इन 6 जजेस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बुलाया जाएगा, और उनसे फिर कहा भी जाएगा कि खुफिया इदारों के वो कौन से एहलकार थे, उनकी शनाख्त क्या है, वो कब आए थे, कहाँ आए थे, क्या तकाजा कर रहे थे, उनकी फैमिली के लोग, उनके बेडरूम्स में अगर खुफिया कैमरे लगे तो ये सारी तफसीलात उनसे पूछी जाएंगी। तो जब वो आएंगे और ये तफसीलात बताएंगे तो बहुत सारे किरदार ऐसे भी हैं कि जो ऑफिसर भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ पौधों पर यकीनी तौर पर वो होंगे, उनके नाम लिए जाएंगे। तो फिर उससे जो अगला मरहला होगा वो उन लोगों को फिर इस कौंसल में या अदालतों में बुलाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि वो आएँ और बताएं कि उन्होंने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आइनी इक़दाम क्यों उठाया, अदलिया पे किस लिए दबाव डाला और किसकी ईमा पे डाला। गोया कि वो तो एहलकार होंगे, वो किसके कहने पे इन जजेस के पास गए और वो क्यों इनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेना चाह रहे थे, उनको कमांड कहाँ से मिलेगी। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनने जा रही है आने वाले वक्त में, जिसमें जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के पास जो स्पेस अवेलेबल है, उस स्पेस को इस्तेमाल करके तो हुकूमत और हुकूमती इदारे वो कि जो माजी में गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम करते रहे, उनको एक्सपोज करने की शुरुआत अब हो चुकी हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये अगला इजलास जब होगा तो इन 6 जजेस को बुलाया जाएगा और उसके बाद उन किरदारों को भी सामने लाया जाएगा कि जिन्होंने बिलखसूस 2000
18 के इलेक्शन के बाद या उसके बाद जो 2024 का इलेक्शन उससे पहले पहले किस तरह लोगों को सज़ाएं दिलवाईं या किस तरह लोगों को सिस्टम से बाहर किया और उसके लिए अदले का कायदा इस्तेमाल किया गया या इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। तो आने वाले वक्त में सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अदलिया बिल्कुल बेबस हो चुकी है और उनके पास कोई स्पेस बाकी नहीं रही, लगता ही है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि जो 31 अक्टूबर का इजलास था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, जिसमें जाजा अफरीदी साहब तो शामिल नहीं हुए थे लेकिन मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब ने वो कंडक्ट किया था, और उसमें भी ये फैसला हुआ था कि 4 नवंबर की काज लिस्ट में जो 26वीं आनी तरमीम के ख़िलाफ़ जितनी भी पटिशन जो अब तक मेरे ख्याल में 7 पटिशन आ चुकी हैं, इनको जो फुल कोर्ट में लगाया जाए और फुल कोर्ट इन्हें सुनेगा। लेकिन अगरचे जस्टिस जाजा अफरीदी साहब इस वक्त कंप्रोमाइज़ में हैं, उन्होंने नहीं लगाई, लेकिन ये मामला भी लगता है कि अब दोबारा उठेगा और उनसे कहा जाएगा कि क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने इस बात को तय कर दिया है, लिहाजा उसके फैसले पे अमल दरामद होना चाहिए और इन केसेस को, इन पटिशन्स को भी फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए। तो अदलिया को इतनी स्पेस अवेलेबल है, उसको इस्तेमाल करके अगेन कोशिश ये की जा रही है कि ये जो 26वीं आनी तरमीम के ज़रिए अदलिया को एक तरह से बिल्कुल दीवार से लगाने की कोशिश की गई है, उस इम्प्रेशन को और उस कोशिश को नाकाम बनाया जाए। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।